अंग्रेज अधिकारी सर बिर्किनहेड ने एक बार भारतीयों को चुनौती दी कि आप लोग आपकी सहमति नहीं दिखा सकते तो आप आपका संविधान कैसे बनाएंगे। और मोतीलाल नेहरू वाज लाइक व्हाट। मोतीलाल नेहरू जी ने उसी समय एक रिपोर्ट पारित की जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, और वहीं से जो है वो भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो शुरुआत होती है। कैसे एक चुनौती एक संविधान के निर्माण में तब्दील हुई, विश्व के सबसे बड़े संविधान में तब्दील हुई, आज हम यही जानने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पायल और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि भारत का संविधान कैसे बना, भारत के संविधान के बनाने में क्या क्या चुनौतियां आई और ये 26 जनवरी 1950 तक हम आखिर कैसे पहुंचे। हम भारत आजाद तो हो चुके थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये थी कि अब इस देश को चलाया कैसे जाए। चलिए समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये विचार आया कैसे कि हमारा संविधान जो है बनना चाहिए, इसके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑफिशियली जो है 1934 में एम.एन. रॉय जी ने जो है वो इसका प्रस्ताव पारित किया और एम.एन. रॉय जी ने सबसे पहले कहा, सुझाव दिया कि भारत के संविधान के लिए जो है वो एक संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन बच्चों ये तो हमारे किताबों में मिल जाता है कि 1934 में जो है वो एम.एन. रॉय जी ने जो है प्रस्ताव दिया, सुझाव दिया। इसके पहले भी कई लोगों ने इसके बारे में बात की थी, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं है क्योंकि ये ऑफिशियली है। तो चलिए हम समझते हैं कि इसके पहले किन किन लोगों ने जो है वो संविधान सभा के निर्माण की बात की थी। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। तो इन्होंने 1895 में सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल के नाम से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल के नाम से इन्होंने सबसे पहले एक बात कही थी कि स्वराज की बात कही थी कि हमारे भारत जो है वो खुद का राज होना चाहिए, हम भारतीय किसी के गुलाम नहीं रह सकते, हम हमारा संविधान खुद बना सकते हैं। लेकिन ये इतना ऑफिशियल नहीं था, ये सिर्फ नॉर्मल हमने बात की थी क्योंकि इसको ज़्यादा लोगों ने नहीं बात की, ये ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन बात जो है वो शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने जो है वो एक लाइन कही थी और महात्मा गांधी जी ने भी इसके बारे में जो है वो जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि इंडियंस, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि इंडियाज पॉलिटिकल डेस्टिनी, महात्मा गांधी जी ने कहा इंडियाज पॉलिटिकल डेस्टिनी शुड बी डिटरमाइंड बाय इंडियंस। इंडियाज पॉलिटिकल डेस्टिनी शुड बी डिटरमाइंड बाय इंडियंस। इसका मतलब यह है कि हमारे जो पॉलिटिकल डेस्टिनी है, इंडिया की पॉलिटिकल डेस्टिनी है, ये हम भारतीयों के द्वारा डिटरमाइन होना चाहिए, ना कि और किसी के द्वारा। तो ये महात्मा गांधी जी भी ये बात कह चुके थे। 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा, 1922 में जो है वो महात्मा गांधी जी ने ये बात कही। इसके बाद मोतीलाल नेहरू जी ने जो है अगेन, अब यहाँ पे वो आ जाते हैं सर बिर्किनहेड। बिर्किनहेड कहाँ से आए? आपको पता है कि हमारे भारत में जो है बहुत सारे नियम बन रहे थे। हमारे भारत में जो है साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन के हमने साइमन गो बैक नारे भी लगाए। तो इससे बिर्किनहेड जी जो है वो प्रभावित हुए, उनका दिमाग खराब हुआ, उन्होंने हमको चुनौती दे दी। और इसके बाद जो है मोतीलाल नेहरू जी ने जो है वो 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट को पारित किया और नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने जो है इंडियाज रूल बुक पूरा उन्होंने बता दिया कि हमको कैसे कैसे क्या क्या चाहिए। तो ये हमने जो है 1928 में जो है वो इंडिया का जो है वो रूल बुक नेहरू जी ने बताया। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के आधार पर। फिर उसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो एम.एन. रॉय जी से पढ़ते हैं। एम.एन. रॉय जी का पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय था और इन्होंने जो है सबसे पहले ऑफिशियली 1934 में कहा कि भारत के संविधान के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। इन्होंने सिर्फ जो है वो सुझाव दिया था और सुझाव के जरिए इन्होंने ये बताया था कि हमारा जो है उसके लिए क्या होनी चाहिए, एक भारतीय संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं एम.एन. रॉय जी से। यहाँ से हम ऑफिशियली बुक आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जो है वो यहाँ से निर्मित होना शुरुआत हो गई थी। ठीक है, इतना अब हमने समझ लिया। अब एम.एन. रॉय जी ने तो कह दिया, इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस ने 1935 में जो है औपचारिक रूप से अब इसकी मांग जो है वो हमको कर दी थी कि हमारा भारत का जो संविधान है इसको बनाने के लिए हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो अब औपचारिक मांग के रूप में आप 1935 को जानते हो कि औपचारिक मांग जो है वो कब स्टार्ट हो गई थी? 1935 में। किसने करी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है ये 1935 में हुआ, और 1938 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कह दिया था कि जो आप संविधान सभा की बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ वयस्क मताधिकार पे होगी, यानी कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा कि संविधान सभा का निर्माण किसके आधार पर होना चाहिए? वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कह दिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने कहा ठीक है भैया, तो अंग्रेजों ने जो है वो अगस्त प्रस्ताव जारी किया, और अगस्त प्रस्ताव आया हमारा कब? 1940 में, और अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने जो है वो हमारी बातों को मान लिया था। इस तरह से अगस्त प्रस्ताव के जरिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ? फिर 1940 में जो है जैसे ही अगस्त प्रस्ताव जारी किया, तो इसके बाद सबसे पहले 1942 में आता है हमारा कौन सा? क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन आएगा हमारा 1942 में? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया 1942 में। अब ये क्रिप्स मिशन आए, भारत में आए, इन्होंने अपने जो है वो लेके आए कि हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन जो हमारी मुस्लिम लीग थी उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उनकी सिर्फ एक मांग थी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो 2 डोमिनियन बनने चाहिए, इसीलिए क्रिप्स मिशन को जो है उन्होंने माना नहीं मुस्लिम लीग ने, और इसीलिए क्रिप्स मिशन यहाँ पर फेल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद आता है हमारा कौन सा? 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, और यहीं से सारी पिक्चर जो है वो हमारी स्टार्ट होती है कि कैसे हमारा भारत का संविधान बना। अब क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? 3 लोग थे। कैबिनेट मिशन में हम अगर बात करें तो कितने लोग थे? 3 लोग। ठीक है, सबसे पहले यही जो क्रिप्स मिशन को लेके आए थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, वही जो है क्रिप्स मिशन में कैबिनेट मिशन में फिर से आए स्टैफोर्ड क्रिप्स से। ठीक है, कौन है? स्टैफोर्ड क्रिप्स। और एक और सदस्य थे जिनका नाम था पैथिक लॉरेंस, और ये पैथिक लॉरेंस जो है वो इस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद पैथिक लॉरेंस के बाद एक और आए जिनका नाम था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो हमारे कौन थे? सदस्य थे, और पैथिक लॉरेंस जी जो है वो इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन की मांगों को जो है वो मंजूर कर लिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, और इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी संविधान सभा का निर्माण। अभी तक हमने पढ़ा कि संविधान सभा कैसे बनी, ये विचार कैसे 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी से स्टार्ट हुआ था, और कैसे 1946 में जाके जो है हमारी कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है हमारी संविधान सभा का निर्माण शुरू होता है, हमारे संविधान की नींव रखती है, और संविधान का जो है वो बनना हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे संविधान सभा का गठन। अब इसी के आधार पर जो है हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम क्या करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। सबसे पहले संविधान सभा के गठन की अगर हम शुरुआत करते हैं, संविधान सभा का गठन, तो इसमें डिसाइड किया गया अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन, ये डिसाइड किया गया कि इसमें टोटल सदस्य संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए? 389, यानी कि 389 सीट्स जो है इसमें होनी चाहिए। 389 सीट्स का भी बंटवारा किया गया। कैसे? 296 जो है वो सीटें दी गई किसको? ब्रिटिश प्रांतों को, मतलब जहां पे ब्रिटिशों का रूल था उन प्रांतों को दी गई 296 सीटें, और इसके अलावा जो है वो 93 सीटें हमारी दी गई किसको? देसी रियासतों को।
ठीक है, देसी रियासतों को। अब जो 296 जो ब्रिटिश प्रांतों की सीट्स है, इसमें भी जो है वो 2 पार्ट्स हमारे डिवाइड हुए, और 2 पार्ट्स इसमें ये डिवाइड हुए कि जो हमारी 292 सीट्स थी, ये 292 सीट्स जो है वो 11 जो आयुक्त थे ना, मतलब गवर्नर, उनके प्रांतों को दी गई, और ये जो 4 सीट्स थी ये जो हेड होते थे उनके ब्रिटिशर्स के, उनके प्रांतों को ये 4 सीट्स डिवाइड की गई। तो इस तरह से जो है ये सीटों का बंटवारा किया गया था अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। अब जब इन सीटों का बंटवारा कर दिया गया, अब बात आई कि चलो आपने सीटों का तो बंटवारा कर दिया, लेकिन आपने सीटों का बंटवारा किया कैसे? तो यहाँ पर एक बात आती है कि सबसे पहले इन्होंने सीटों का बंटवारा किया, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, ठीक है, इस आधार पर हमने इतनी सीटों का बंटवारा कर दिया। इसके बाद एक और बात आती है कि आपने समुदाय कैसे निर्धारित किए कि कौन से समुदाय को कौन सी सीट। तो यहाँ पर केवल 3 समुदाय निर्धारित किए गए थे, जिसमें कि आप जो है बात कर सकते हो सिख, मुस्लिम और सामान्य। सिख, मुस्लिम और सामान्य। अब ये सामान्य में ही हिंदू वगैरह सब आ गए, सिर्फ 3 समुदाय के आधार पर जो है वो सीटों का बंटवारा हुआ यहाँ पर। इसके बाद फिर से बात आई कि अब जो है यहाँ पर निर्वाचन कैसे होगा। तो इन्होंने कहा कि निर्वाचन की एक पद्धति होगी जिसका नाम है एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर जो है वो समानुपातिक प्रणाली का हम उपयोग करेंगे, है ना। कौन सी? एकल संक्रमणीय पद्धति। इस पद्धति का इस्तेमाल किया गया, एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है। फिर इसके आधार पर जो है अगली बात और फिर सामने आई। फिर क्या सामने आई अगली बात? और कि जो हमारे ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांतों में तो चुनाव करवाना था, और यही चुनाव जो है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होना था। वहीं देशी रियासतों से सिर्फ मनोनयन होना था, यानी कि देशी रियासत के जो हेड है वो सिर्फ डिसाइड करेंगे कि कौन कौन लोग जो है आप जाओगे संविधान सभा में। तो यहाँ पर निर्वाचन नहीं होना था और यहाँ पर निर्वाचन होना था। इसीलिए बेटा हमारी संविधान सभा को कहा जाता है कि ये आंशिक रूप से जो है वो मनोनयन और आंशिक रूप से जो है वो चुनी हुई संविधान सभा थी, क्योंकि आधे लोग मनोनयन से आए थे और आधे लोग जो है वो चुनकर आए थे। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे सीटों का बंटवारा किया, किस आधार पर बंटवारा किया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात आती है कि अब चुनाव करवाना है। सीटों का हमने बंटवारा कर दिया, अब हम करवाते हैं चुनाव। तो अब जब चुनाव हो रहा है तो संविधान सभा का चुनाव जो है ये आपका होता है जुलाई अगस्त के आसपास। चुनाव की प्रक्रिया होती है जुलाई अगस्त के आसपास, है ना। जुलाई अगस्त 1947-46 के आसपास जो है ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो यहाँ पर जो है जब चुनाव हुए तो इसमें 208 सीटें आई हमारी किसको बेटा? कांग्रेस को। 208 सीटें आई कांग्रेस को। इसके बाद इसमें से 73 सीट्स आई हमारी मुस्लिम लीग को। चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के परिणाम है अब ये, ठीक है, मुस्लिम लीग को। और इसके बाद 15 सीटें आई अन्य लोगों को, ठीक है, 15 सीटें आई अन्य को। इसमें हमने देखा कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को भी जो है वो 73 सीट्स के आसपास मिली थी। इसमें टोटल 15 महिलाएं भी जो है वो सिलेक्ट होके आई थी। टोटल 15 महिलाएं भी जो है वो सिलेक्ट होके आई थी। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी महिलाएं थी। इसके पहले आप इसको एक बार और देख लीजिए कि ये जो है चुनाव हुआ था और चुनाव के परिणाम जो है वो कैसे आए थे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये संविधान सभा का निर्वाचन, यहाँ पर हमने देख लिया कि संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ। ये है वो 15 महिलाएं जो कि चुनाव लड़के आई थी। और मेरे देश के भावी अफसरों, यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, यूपीएससी में, एमपीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको बोल दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी महिलाएं जो है वो संविधान सभा में नहीं थी, या आपको बोल दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी महिला जो है वो संविधान सभा में थी। तो ये 15 महिलाएं आपको ध्यान रखनी है, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहली महिला का नाम जो है वो है हमारा क्या? अम्मू स्वामीनाथन, है ना, अम्मू स्वामीनाथन। एनी मस्केरेन, दाक्षायणी वेल्लाथून,
बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित। ये है हमारी टोटल जो है वो 15 महिलाएं जो संविधान सभा में जो है वो निर्वाचित होके आई थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अब संविधान सभा हमने देखा शुरुआत से कैसे विचार आया, संविधान सभा कैसे कैबिनेट मिशन के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ, चुनाव भी हो गए। अब बात आती है संविधान सभा के बैठक की, कितनी बैठक हुई। तो बेटा यहाँ पर पहली बैठक जो है वो हमारी शुरुआत हुई थी कब, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। और इस पहली बैठक को जो है वो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। इसमें टोटल 211 सदस्य मतलब 211 सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें हमने अस्थायी अध्यक्ष को चुना क्योंकि अभी जो है अभी आई है, इसमें बहुत सारे लोग आए नहीं हैं। और फ्रांस की पद्धति के आधार पर जो भी सभा में जो है वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा उसको जो है हमने चुन लिया गया, किसका, अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। तो हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना, किसका, हमारी संविधान सभा का। अब बात कर लेते हैं दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन मेरे प्यारे भावी अफसरों, यह क्वेश्चन एमपीपीएससी में आ चुका है। हम लोग जब बुक्स में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कितनी, 3 इंपॉर्टेंट बैठकें, 11 दिसंबर की, फिर उसके बाद पहली 9 दिसंबर की, फिर 11 दिसंबर की और फिर 13 दिसंबर की। लेकिन यहाँ हुई थी टोटल 5 बैठकें। पहली जो है 9 दिसंबर की, 10 दिसंबर की, 11 दिसंबर की, 12 दिसंबर की और 13 दिसंबर की। बच्चों, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में कि 13 दिसंबर की जो बैठक थी वो कौन सी बैठक थी। तो क्योंकि हम इवन लक्ष्मीकांत में जितने भी सोर्स से केवल हम 3 ही बैठक पढ़ते हैं, जो कि है 9 दिसंबर की, पहली, दूसरी और तीसरी। तो अधिकतर लोग 3 ही लगा के आए थे, लेकिन उसने आंसर माना था 5, क्योंकि उसके बीच में जो है एक 10 दिसंबर की और एक 12 दिसंबर की भी बैठक हुई थी। लेकिन इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ था कि इस वजह से हम इसको पढ़े, इसीलिए अधिकतर इसको पढ़ा नहीं जाता है। बट टोटल 13 दिसंबर तक कितनी बैठकें हुई थी, 5 बैठकें हुई थी। ठीक है, पहली बैठक में हमने जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो क्या बना दिया, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, फिर 11 दिसंबर में हमने जो है वो किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया सर्वसम्मति से, है ना, निर्वाचन। फिर 13 दिसंबर को जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। बेटा जी, ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? ये उद्देश्य प्रस्ताव ये था, उन्होंने कि ये बताया था कि हमारे संविधान में जो है हम आगे चल के जो बनाने वाले हैं उसमें क्या क्या मूल अवधारणाएं होगी, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, समानता, स्वतंत्रता, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, ये सारी बातें जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव में जो है वो रख दी थी। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है हमने 22 जनवरी मतलब कि 22 जैन 1947 को जो है इसको हमने स्वीकार कर लिया गया था। मतलब ये इसको हमने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कितनी टोटल बैठकें हुई थी, 5 बैठकें हुई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो 3 ही है। कौन कौन सी, 9 दिसंबर वाली, 11 दिसंबर वाली और 13 दिसंबर वाली। ठीक है, अब ये बैठकें यहाँ पर जो है वो होना शुरू हो गई है। अब देखिए, ये है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव में जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको पेश किया। स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य, इसमें आपको वही सारी चीजें मिलेगी जो हमारे ऑलरेडी प्रस्तावना में आज आपको देखने को मिलती है। तो भारत कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए और कैसा होना चाहिए,
हमारा गणराज्य होना चाहिए। ठीक है, एक और बात इन्होंने कही, न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये हमको देखने को मिलता है प्रियम्बल में। फिर समानता और कानून के समक्ष जो है वो अवसर, फिर सुरक्षा, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों की जो है उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। और ये सारे प्रावधान हमको आज भी हमारे संविधान जो है उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये है नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव जो उन्होंने 13 दिसंबर को जो है वो रखा था और 22 जनवरी को जो है ये पारित हो चुका था। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, कुछ इस बीच में समितियां भी बनी अलग अलग, जिसमें से आप ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो सबसे ज्यादा जानते हैं, हम आगे पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी की कौन सी इंपॉर्टेंट समिति थी, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के ये अध्यक्ष थे, यानी कि यूनियन पावर्स। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी अध्यक्ष रहे हैं, स्टेट कमेटी के भी अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सारी कमिटीज बनी थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज है। और इसके अलावा जो है आप ये देखेंगे कि बहुत छोटी छोटी कमिटीज भी बनी थी, जैसे उषा मेहता समिति हो गई, तो छोटी छोटी समितियां भी हम देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है वो समिति हमारी कौन सी है, इनकी समिति है प्रांतीय संविधान समिति। फिर उसके बाद मौलिक अधिकारों के अल्पसंख्यक एवं जनजाति सलाहकारों की समिति। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुके हैं कि कौन सी समिति का कौन अध्यक्ष रहा है, यहाँ से भी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट समितियां हैं, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं और छोटी छोटी समितियां भी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रारूप समिति। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी। प्रारूप, ड्राफ्ट क्या होता है, एक खाका तैयार करना। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि आपको कहां पर कौन सी चीज लेनी है, कहां से कौन सी चीज रखनी है, नहीं रखनी है, एक खाका तैयार नहीं करोगे तो कैसे बनेगा आपका संविधान। आप घर भी बनाते हो तो सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट रेडी करते हो, आप बताते हो कि यहाँ किचन चाहिए, यहाँ बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए, आप बनाते हो। तो यह जो है ऐसा ही था, ड्राफ्ट बनाने के लिए, पूरा प्रारूप रेडी करने के लिए ये समिति थी। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, वनडे एग्जाम्स हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, और आपको इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी कब फॉर्म हुई। ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ 29 अगस्त 1947। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, अध्यक्ष को मिला के। और इसमें अध्यक्ष कौन थे, हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। यह बात आपको जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखनी है। सदस्य देख लेते हैं टोटल। अगर आपको सिर्फ ऐसा भी क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे, तो सदस्य कितने थे, 1 2 3 4 5 6 सदस्य। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष के साथ साथ कितने सदस्य थे, तो टोटल कितने थे, 7। फिर देख लेते हैं N गोपाल स्वामी अयंगर, एक ये थे। फिर डॉक्टर KM मुंशी, N माधवराव किसकी जगह पर आए थे, BL मित्र की जगह पर आए थे। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, TT कृष्णमाचारी। DP खेतान जी की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए TT कृष्णमाचारी ने इनको रिप्लेस किया था और ये आए थे। तो आपको ये पूरे 6 नाम जो है वो याद होने चाहिए, और BR अम्बेडकर जी का नाम तो आप याद रख ही लेंगे। तो गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, माधवराव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और TT कृष्णमाचारी। दोस्तों, यहाँ पर एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये नाम याद नहीं होते हैं तो एक छोटी सी कोडिंग है, और वो कोडिंग ये है, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल। देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं उनका नाम आपको दिखेगा। गोपाल कहते हैं हम उनको, KM मुंशी अगर आप छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद माधव कहते हैं हम उनको, अल्लादी कृष्ण स्वामी, कृष्ण आ गया। फिर उसके बाद हमारा TT कृष्णमाचारी। 4 से 5 नाम ऐसे हैं जिसमें कृष्ण भगवान कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो ये आपकी कोडिंग है, आपको इससे अच्छे से याद रखना है। तो ये हो गई हमारी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हुए ये देख लेते हैं। तो इसमें अन्य महत्वपूर्ण कार्य में हमको सारी डेट्स देखनी है एक बार, जो कि डेट्स इस प्रकार है कि सबसे पहले आपका
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। किसको अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है, और ये राष्ट्रीय ध्वज का जो फॉर्मेशन था वो पिंगलिया जी ने, है ना, उन्होंने बनाया था। और इसको अपनाया कब गया? तो इसको अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद हम देख लेते हैं 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल्स को जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया था और उसको लागू कर दिया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को जो है वो आंशिक रूप से कहीं ना कहीं हमारा संविधान जो है वो लागू हो चुका था। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस। ठीक है, क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो है कुछ आंशिक रूप से जो है हमारे आर्टिकल्स को अडॉप्ट कर लिया गया था। इसके बाद इसके और इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स, इसमें एक आता है हमारा कौन सा? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए। और ये इंपॉर्टेंट काम कैसे थे? सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, हमारे राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन इसको अपनाया गया। फिर उसी दिन हमने हमारे राष्ट्रीय गीत को अपनाया, राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमने राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया। ठीक है, और इसी दिन हमारे संविधान की अंतिम बैठक भी हुई, अंतिम बैठक भी हुई। ठीक है, तो हमारे 24 जनवरी इंपॉर्टेंट डेट है। इसी दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया और इसी दिन जो है वो अंतिम बैठक भी हुई। 26 नवंबर को आंशिक रूप से कुछ आर्टिकल्स को अडॉप्ट कर लिया गया था। 24 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। इसके बाद फाइनली 26 जनवरी का दिन आता है, हमारे लिए बहुत गौरव का दिन, जिसमें हमारे संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। हमारे संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया बच्चों, किस दिन? 26 जनवरी 1950 को। और यहीं से हमारा शुरुआत होती है किसकी? रिपब्लिक डे की। ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस में अगर हम समझें तो इस पूरी प्रोसेस में हमको कितने साल लग गए? इस पूरी प्रोसेस में हमको लगे बेटा जी, अगर आप इधर ऐसे लिखोगे समय, तो समय लगा हमको 2 साल 11 माह और 18 दिन। और यही एक संविधान की आलोचना भी बन जाती है संविधान सभा की, कि उन्होंने संविधान को बनाने में बहुत ज़्यादा समय ले लिया। लेकिन इतने बड़े देश का संविधान भी तो उन्हें बनाना था। अलग धर्म, जाति, अलग विचारधाराएं, अलग भाषा, अलग क्षेत्र, इतने सारे लोगों को भी तो इनको सम्मिलित करना था। एक छाते के नीचे सबको लाना भी तो था। तो इतना समय तो लगेगा। क्यों लगा इनको इतना समय? क्योंकि इन्होंने जो है 60 देशों का संविधान को जो है वो हमारे मतलब देखा और इसको समझा कि कौन सा संविधान का जो प्रारूप है या कौन सा संविधान का जो वर्ड है, कौन सा संविधान का पूरा सेंटेंस है वो हमारे काम का है, वो उन्होंने हमको अडॉप्ट कर लिया। इसके साथ साथ 64 लाख रुपए जो है वो खर्चा आया था हमारे पूरे संविधान को बनाने में। 64 लाख रुपए का खर्चा आया था और इन सब का जो आधार है, इसके बाद जो है हमारा 26 जनवरी को हमारा पूरा संविधान बनके रेडी हो गया। ठीक है बच्चों, अब स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन किए गए आपको सबसे पहले पता होगा। 3 जून को माउंटबेटन योजना आती है, 3 जून 1947 को, है ना।
3 जून को माउंटबेटन योजना आती है, और इसी को हमने कहा कि ये जून मतलब खून, क्योंकि यहीं से जो है वो भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे। तो ये 3 जून को माउंटबेटन योजना आई। इसमें भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियंस में कन्वर्ट हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 की, क्या क्या होगा। संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गई। अब पूरी तरह से जो है हम हमारे निर्णय ले सकते थे, पाकिस्तान अलग हो चुका है। संविधान सभा विधायिका के रूप में भी थी। संविधान सभा यहाँ पे 2 तरह से काम करती थी। एक, जब संविधान सभा एक होती थी तो उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी अलग थे, और एक संविधान सभा जब विधायिका के रूप में काम करती थी, जब उनको कानून बनाना था, तब यहाँ पर जीवी मावलंकर जी जो है वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो हमारी संविधान सभा ने 2 तरह से भी काम किया है। इसके बाद मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान से जो है वो अलग हो गए, और अब हमारी संविधान सभा की जो टोटल सीट्स थी, क्योंकि अब मुस्लिम लीग अलग हो गई है, पाकिस्तान अलग हो गया, तो इन सीटों में भी परिवर्तन आया, जो कि 349 से कितनी हो गई, अब टोटल हमारी 299 सीटें रह गई। तो ये भी आपका लक्ष्मीकांत में एक टॉपिक दिया हुआ है कि क्या क्या परिवर्तन हुए हमारे जो है वो स्वतंत्रता अधिनियम के बाद। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं संविधान सभा की आलोचना। ये मेंस के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस में पूछ लिया जाता है, संविधान सभा की आलोचना कई बार करने के लिए बोल दिया जाता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे आलोचना वाले बिंदु में, तो सबसे पहले आलोचना है कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, इसका मतलब क्या है कि इसमें हर एक वर्ग का प्रतिनिधि का व्यक्ति इसमें शामिल नहीं था। जिससे भी आलोचक जो होते हैं वो कई बार बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते हैं, तो आलोचकों का ये कहना था कि इसमें प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, इसमें सिर्फ एक वर्ग के लोग ज्यादा शामिल थे, जैसे कि शिक्षित वर्ग के लोग ही इसमें ज्यादा शामिल थे, वकील ही इसमें सबसे ज्यादा शामिल थे, हिंदू ही इसमें सबसे ज्यादा शामिल थे, तो किसी एक ही वर्ग के लोग इसमें सबसे ज्यादा ऐड थे। संप्रभुता का अभाव, मतलब संप्रभुता वर्ड क्या कहलाता है, हमारे आंतरिक और हमारे बाहरी मामलों के निर्णय लेने में हमारी स्वतंत्रता ही क्या कहलाती है, संप्रभुता। ठीक है, तो इसमें ये संप्रभुता का अभाव था। कहीं ना कहीं से जो बाहरी व्यक्ति थे वो भी हम पे प्रेशर बनाते थे, और इसमें जो है ये इम्पैक्ट करता था। इसके बाद समय की बर्बादी, है ना। मैंने आपको कहा कि समय की बर्बादी कैसे, क्योंकि इसमें कितने लग गए, 2 साल 11 माह और 18 दिन। जबकि बेटा अमेरिका का संविधान जो है वो 4 माह में बनकर रेडी हो गया था। तो अमेरिका का संविधान, आलोचकों का ऐसा कहना होता है कि जब अमेरिका का संविधान 4 महीने में रेडी हो गया तो हमको 2 साल क्यों लगे। लेकिन पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग, सबको सम्मिलित करना मुश्किल टास्क था। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस का प्रभुत्व। एक व्यक्ति है जिन्होंने इस पर टिप्पणी की है, और आप यूं कह सकते हैं कि वो इनके आलोचक भी है, ग्रेनविल ऑस्टिन जी का ये कहना था कि संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही संविधान सभा है। मतलब संविधान सभा में सबसे ज्यादा किसका प्रभुत्व था, किसका फोर्स था, किसके मेंबर्स ज्यादा थे, वो थे कांग्रेस के। तो ग्रेनविल ऑस्टिन का ये कोट है, ये लाइन है कि संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही संविधान सभा थी। वकीलों और राजनीतिकों का प्रभुत्व था। BR अम्बेडकर जी और बहुत सारे जो लोग थे वो उनमें से मैक्सिमम वकील थे और आधे राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, हिंदुओं का सबसे ज्यादा प्रभुत्व था। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि मुस्लिम लीग से कितने लोग थे, 90 के आसपास टोटल मुस्लिम थे, तो हिंदू इसमें ज्यादा थे। तो ये सारे जो है आपके क्या है, ये सारे आपके जो है वो आलोचना के बिंदु है, ये मेंस के आधार पर आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देख लेते हैं हम लास्ट में, यहाँ पर हमारा संविधान का निर्माण का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कर देना। अगर हमको लगता है तो हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, वी विल रिजॉल्व योर क्वेश्चंस देयर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से आए हैं। सबसे पहले MPPSC प्री 2010 का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, है ना। अध्यक्ष पूछा है, स्थायी अस्थायी नहीं लगाया है। जब स्थायी अस्थायी ना लगाया जाए तो आपको स्थायी अध्यक्ष ही लगाने हैं, जो कि कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर सेकंड क्वेश्चन था हमारा, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, अगेन वही
ये छत्तीसगढ़ पीएससी का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको सैंपल क्वेश्चन बस लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप घटना चक्र निकाल के देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैंने हर एक एग्जाम से एक एक क्वेश्चन ले लिया है, क्योंकि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये टॉपिक हर जगह इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है मैम, तो हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे और उसमें सारे संविधान सभा के क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। इसके बाद भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, और यह कब पारित किया गया था बच्चों? मैंने बताया 22 जनवरी 1947। प्रीलिम्स में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम वर्ड्स को नहीं पढ़ते हैं। आई डोंट नो, मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ, हमको टेंशन होती है या उसमें जो एग्जाम हॉल का माइंडसेट ऐसा होता है, ऑरा ऐसा होता है, प्रेशर ऐसा होता है कि हम वर्ड्स को नहीं पढ़ पाते, और जब हम घर आते तो बोलते हैं अरे यार ये क्वेश्चन तो हमको आता था। अब यहाँ क्या गलती कर सकते थे लोग? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, यहाँ पर कब पेश किया गया। सिर्फ ये जो एक वर्ड है ना बच्चों, क्या? पारित, और ये एक वर्ड पारित, पारित किया गया और पेश किया गया। पेश किया था हमारा कब? 13 दिसंबर को। पारित हुआ कब? 22 जनवरी को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। खैर यहाँ पर तो 13 दिसंबर कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन ये कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर दे सकता है। तो हमको वर्डिंग्स जो होती है ना, नहीं, पारित, ये वर्ड्स पर विशेष ध्यान रखना है प्रीलिम्स में। तो हमारे जो सिली मिस्टेक्स होती है जिसके वजह से अधिकांश स्टूडेंट बाहर होते हैं, वो नहीं होंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे मेंस में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो देखो, मेंस के पीवाईक्यू है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कितनी संख्या थी? पहले ही मैं विशेष जोर देके बता चुकी हूँ, 2014 का क्वेश्चन है ये, है ना। भारत की संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुए, पहली बैठक कब हुई, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कवर्ड, पढ़ चुके हम। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समिति के सदस्यों के नाम लिखिए 2015 और 2024। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी लिखने, मैं बता चुकी हूँ। ये सारे क्वेश्चन पे मैंने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। किन आधारों पर भारतीय संविधान सभा की आलोचना की जाती है? 2023 का क्वेश्चन है। और भारत के संविधान सभा का प्रारूप जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया? 2018 का क्वेश्चन है। तो दिस ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको कवर करने हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं, और आपको इनकी प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं पायल चौधरी 75, और यू कैन सर्च विथ नो विथ पायल। आप मुझे डीएम कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं आपके आंसर चेक करके वहां पर आपको बता दूंगी। सो दैट्स माई लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा ही और लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपकी क्या क्वेरीज है आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेरीज और इसका रिप्लाई करूंगी, आपका जवाब दूंगी। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।